नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। रियाज से शुरू नापाक वायरस पर खत्म। आप समझ रहे होंगे, घाटी के सबसे खूंखार आतंकी से शुरू जरूर हुआ है, लेकिन नापाक वायरस पर ही ये खत्म होगा। खूंखार आतंकी A++ कैटेगरी का, जो सुरक्षा एजेंसियों की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर था, जिसे पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा मोहरा बना रखा था, जो कश्मीर के युवाओं को डराकर, धमकाकर, बहकाकर आतंकी बना रहा था। बात हो रही है घाटी में हिजबुल के चीफ कमांडर रियाज नाइकू की। बुरहान वानी के बाद हिजबुल के इस पोस्टर बॉय को हमारे जवानों ने ढेर कर दिया। हिजबुल का टॉप कमांडर, मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नाइकू मारा गया। सेना ने नाइकू के आतंक के गणित का हिसाब बराबर कर दिया और हंदवाड़ा के शहीदों का बदला ले लिया। घाटी में एक जॉइंट ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली। आज शहादत का सुरक्षा बलों ने ऐसा बदला लिया कि खबर पाकिस्तान तक जाएगी। उसके आतंक चरित्र का हिसाब किताब एक एक कर हिजबुल मुजाहिदीन के तमाम कमांडरों के खात्मे से कर रही है भारतीय सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में पाकिस्तान का नाम लिए बिना साफ कहा था कि एक ओर दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है और दूसरी ओर कुछ लोग आतंकवाद, फेक न्यूज और फर्जी वीडियो जैसे वायरस फैलाने में जुटे हैं। Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. इस आतंकी कमांडर की मौत के साथ पाकिस्तान के कानों तक संदेश साफ पहुंच जाएगा। उसके मंसूबों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पाकिस्तान की शह पर काम करने वाले इस खूंखार मंसूबे वाले हिजबुल कमांडर को पुलवामा में उसके गांव बेगपुरा में मुठभेड़ में मार गिराया गया। जॉइंट ऑपरेशन जो कल रात लॉन्च किया गया था, उसमें हिजबुल मुजाहिदीन का जो J&K का कमांडर रियाज नाइकू मारा गया। इसके साथ मैं कहूंगा कि हिजबुल मुजाहिदीन का सर कट गया है और J&K में मिलिटेंसी की कमर टूट गई है और खत्म होने वाली है। 35 साल का यह आतंकी हिजबुल का वो कमांडर है जिसको सेना ने A++ कैटेगरी में रखा था। उसके सिर पर 12 लाख रुपए का इनाम था। घाटी में हुए अनेकों हमले में इसका हाथ था। पाकिस्तान के इशारे पर यह आतंकी कमांडर घाटी में युवाओं की हिजबुल में बहाली करता था। इस साल इसने 12 से ज्यादा आतंकियों की बहाली की थी। एक संयुक्त अभियान में रियाज नाइकू को जो मार गिराने की जो सफलता पाई है, ये एक बहुत बड़ी सफलता है और ये इस बात को दिखाता है कि भारत की आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। भारत किसी भी आतंकवादी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा। नाइकू पहले गणित पढ़ाता था, लेकिन 2012 में उसने हिजबुल में बाकायदा ट्रेनिंग ली और एक खूंखार आतंकी बन गया। कई आतंकी साजिशों में इसी के दिमाग का खुराफात शामिल रहता था और बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया के जरिए ये नए आतंकियों की खेप तैयार करता था। दरअसल आतंक के पोस्टर बॉय बुरहान वानी और कमांडर सद्दाम पोद्दार की मौत के बाद हिजबुल मुजाहिदीन में नाइकू की तरक्की होती चली गई और वो सबसे बड़ा सरगना बनता चला गया। और ये मैं कहूँगा लास्ट बचा हुआ कमांडर जो है हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर घाटी के अंदर, आज उसको मार गिराया और उसके साथ में उसका एक और साथी भी। इसके साथ साथ 2 और मिलिटेंट्स उन्होंने मारे हैं आज अनंतनाग खरीव इलाके के अंदर, और आज टोटल 4 मिलिटेंट्स का उन्होंने सफाया कर दिया है। बुरहान की ही तरह नाइकू भी सोशल मीडिया पर अपने कई वीडियो चमकाता था। वो गर्व से ऐलान करता था कि वो भारतीय सेना की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है। अपनी जहरीली तकरीरों से वो घाटी में नफरत फैलाता, सुरक्षा बलों की मदद करने वाले स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को धमकाता, हथियार लहराता, आतंकियों की मौत पर उन्हें सलामी करने पहुंचता। यहाँ तक कि आटा गूंथते, रोटी पकाते वीडियो भी डालता, अलग अलग करतब करता, ताकि युवाओं को आतंकवाद की तरफ वो खींच पाता।
आतंकवादियों को मारा जा रहा है, उनसे मुठभेड़ में सेना को हमेशा कामयाबी मिल रही है। लेकिन एक और बात यह है कि हमारी सेना की भी जवानों की शहादत हो रही है, दुख की बात है, लेकिन सेना कभी पीछे नहीं हटती। उसने हमेशा पाकिस्तानियों को और इन आतंकवादियों को मुंह की ही खिलाई है। बीते रात से ही सुरक्षा बल घात लगाए बैठे थे और फिर आज सुबह मुठभेड़ शुरू हुई। आतंकी कमांडर नाइकू अपने 2 साथियों के साथ मारा गया। दूसरे आतंकियों की मौत पर हथियार लहराने वाला आतंकी कमांडर नाइकू महामारी के वक्त ऐसी मौत मरा है कि हिजबुल मुजाहिदीन की नींव हिल जाएगी। सवाल है कि क्या घाटी से हिजबुल का खात्मा होगा? क्या कश्मीर आतंक फ्री होगा? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ शामिल रहेंगे। मोना आलम हमारे साथ जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जुड़ रही है। सैयद तारिक पीरज़ादा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खास मेहमान आज एमएस बिट्टा साहब, चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संबित पात्रा जी, आपके पास आते हुए, भारतीय सेना के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी, तो वहीं पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को बहुत बड़ा झटका। हिजबुल का जो आखिरी एक कमांडर माना जा रहा है, उसे भी आज भारतीय सेना ने मार गिराया। क्या कहेंगे? देखिए अंजना जी, पहले तो हमारे शो में जो आर्मी के बड़े अफसरान बैठे हुए हैं, पूर्व अफसरान हैं, मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूं। उनकी बदौलत से हम सब सुरक्षित हैं। आज देश के आर्मी को एक बहुत बड़ा सल्यूट कि जिस प्रकार से उन्होंने कदम उठाया है, वो अपने आप में हम सबके मन में एक कॉन्फिडेंस भर देता है। और देखिए, आज सुबह कल भी हम लोगों ने जिस प्रकार की तस्वीरें देखी थी टीवी के माध्यम से, आप याद करिए कर्नल आशुतोष शर्मा जी की पत्नी के, उनके बच्चों के, आज मुझे दिल में ठंडक महसूस हो रहा है। मुझे ही नहीं, आपको भी अंजना जी और करोड़ों हिंदुस्तानियों को लग रहा होगा कि हंदवाड़ा में जो हमारे 2 अफसर और एक लांस नायक और सब इंस्पेक्टर, जिनकी एक तरह से बर्बर तरीके से आतंकवादियों ने जिन्हें मार गिराया था, वो शहीद हुए थे देश के लिए। आज आर्मी ने बदला लिया है। आर्मी को इसलिए सैल्यूटेशन। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, बहुत दुख का विषय है अंजना जी। पूरा विश्व आज एकजुट होकर कोरोना जैसे महामारी के खिलाफ लड़ रहा है। और बिल्कुल सही कहा था नाम देशों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो नापाक है। पाकिस्तान अभी भी लड़ रहा है तो आतंकवाद के सहारे लड़ रहा है। मैं 2-3 आंकड़े देकर अपने विषय को समाप्त करूंगा। अभी यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो बताएंगे आपको कि जो केरान सेक्टर है, अप्रैल 1 तारीख को, इसी महीने जब ये लॉकडाउन चल रहा था, अप्रैल 1 तारीख को 5 आतंकवादी पाकिस्तान के कासिम सेक्टर से आते हैं इन्फिल्ट्रेट करके। हमारे जवान उनको रोकने की कोशिश करते हैं, उसमें 5 कमांडो हमारे शहीद होते हैं। और जो आतंकवादी आए थे, उनके पास जो लाव लश्कर था, AK-47 वायरलेस सेट, उसमें पाकिस्तान का स्टैंप लगा हुआ था। ये प्रूफ करता है कि पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, सारी टेरर इन्फिल्ट्रेशन जो कैंप्स हैं, जो इनके लॉन्च पैड्स हैं, वो दुगुने रफ्तार से एक्टिव हो गए हैं कोरोना के समय। और वो चाहते हैं कि इस महासंक्रमण का इस्तेमाल करते हुए आतंक फैलाए। तीसरी बात, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। आप देखिए, इस साल अभी तक 1120 क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो चुकी है। आप मार्च के महीने में देख लीजिए, 411 बार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग किया है। कंपेयर टू पिछले मार्च 267 हुआ था। अर्थात कोरोना के महासंक्रमण का ये फायदा उठाते हुए इस प्रकार आतंक फैलाना चाहते हैं। कश्मीर को तो हम बिल्कुल, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हम तो लड़ते रहेंगे, मगर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग है, ये सुधर जाए। वरना उन्होंने देखा था कि सर्जिकल स्ट्राइक भी हम करना जानते हैं और एयर स्ट्राइक भी हम करना जानते हैं। देखिए इसके सोशल मीडिया पर वीडियोस, किस तरह से ये आतंक की फैक्ट्री चलाता था, खेप पर खेप वहां के युवाओं को बनाता था। इसी तरह के बेतुके वीडियोस डालकर किन्हीं वीडियोस में आतंक के हथियार लहराता हुआ, और अब मुठभेड़ में मार गिराया गया है। ऐसी मौत मरा है ये आतंकी। सवाल ये है कि मोना आलम, क्या इस सच्चाई में आंखें डालकर आपका मुल्क देखेगा? पूरी दुनिया इस महामारी में, मानवता के सामने सबसे बड़े संकट काल में दवाई और वैक्सीन बनाने में जुटी है, और आपका मुल्क अभी भी आतंकवाद को बढ़ावा देने से पीछे नहीं हटता है। आप आतंक की फैक्ट्री बने हुए हैं। इतने बड़े आतंकी का मुठभेड़ में मौत मारी गई। अंजना जी देखें, मुझे आपने, जाहिर है इनको आपने एक बहुत बड़ा बहुत दहशतगर्द करार दिया है, जिसको आपने अभी, जो लड़का है जो मारा गया है, इस तमाम चीज़ में हलाक हुआ है। लेकिन बात यह है कि मुझे समझ नहीं आती
कि आप लोग तो मसरत जहरा जैसे जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट, गौहर गिलानी जैसे जर्नलिस्ट, आप तो उन लोगों को भी टेररिज्म के लिए ट्राई कर रहे हैं। क्यों ट्राई कर रहे हैं? क्योंकि वो मेरे और आपकी तरह मासूम जर्नलिस्ट थे और जर्नलिज्म करते थे। जी नहीं, तो आपने तो उनको भी टेररिस्ट बता दिया। फैक्ट्स को मोड़कर जब कोई बताता है अपने एजेंडा और प्रोपेगेंडा के लिए तो वो जर्नलिस्ट नहीं रह जाता है। ये सबक आप जितना जल्दी सीख ले या कोई भी पत्रकार सीख ले वो जरूरी होता है। बात मुल्कों की है, बात उनकी सरहदों की है, और इसके साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसको हिंदुस्तान नहीं स्वीकार करेगा। क्या इस सच्चाई का अर्थ, इसका मतलब समझती हैं आप? अब मुद्दे पर आइए। मैं आतंकियों की बात कर रही हूँ। अपने प्रोपेगेंडा मत शुरू कीजिए, मैं नहीं बोलूंगी आपको कुछ। आप प्रोपेगेंडे पे मत जाइए, मैं आपको कुछ नहीं टोकूंगी। आप आतंकवाद पे बात कीजिए। आप बताइए कि क्यों आपका मुल्क ऐसे वक्त पर भी लगातार इन्फिल्ट्रेशन करा रहा है। बताइए आपकी सेना क्यों इन्फिल्ट्रेशन करा रही है? अगर मैंने आतंकवाद पे बात करनी है तो मैंने इससे अटैच स्टिग्मा पे भी बात करनी है ना, जो आप स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं। कोई स्टिग्मेटाइज नहीं कर रहा है। प्रोपेगेंडा चलाने वाला हर व्यक्ति कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। रिबेलियंस को चुप करा रहे हैं, रिबेल्स को आप गद्दार कह रहे हैं। मैं किसी लॉस ऑफ लाइफ को सेलिब्रेट नहीं करती। मुझे संबित जी ने अभी जो अपने रिमार्क्स दिए, अगर एक आपका कोई इंडियन आर्मी का कोई सोल्जर है, आतंकी के लिए आज आंसू बहाइए, अगर ये बात कर रहे हैं तो मुझे फिर समझ आती है। तो लेकिन एक सिविलियन कैसे आतंकी के लिए आंसू बहाएगी आज पाकिस्तान की पत्रकार मोना आलम? नहीं, आप मेरी बात सुने। एक सिविलियन लॉस ऑफ लाइफ को आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये सिविलियन है, फिर तो बहुत दहशतगर्द। हथियार लहराते हुए लोग आपको आंसू के हकदार दिखते हैं और आप अपने आप को पत्रकार कहती हैं। मुझे तो लगा था मोना आलम कि आप थोड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करेंगी। इसके वीडियोस दिखाइए। जो ये शख्स युवाओं को आतंकी बनने की ट्रेनिंग दे रहा है वो आपकी नजर में आंसू का हकदार है। के अलावा किसी को पत्रकार नहीं मानती। आपका एजेंडा ना मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं तो आपसे इस आतंकी पर सवाल बताइए, ऐसे हथियार वाला शख्स आपको आंसू का हकदार दिखता है? मोना आलम, ये जो AK-47 से लेकर एक मॉडर्न हथियार के साथ फोटो डाल रहा है, ये आपको आंसू का हकदार दिखता है? बताइए। हम उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं उसकी। एक सेकंड, आपने उनको किसने मजबूर किया उसको हथियार उठाने पे? वो एक अगर यूथ था, किसने मजबूर किया? आपके मुल्क ने जहर बोया, आपके मुल्क ने नफरत फैलाई, आपके मुल्क ने लोगों को गुमराह किया, आपके मुल्क ने ये बताया कि इस रास्ते से चलकर उनको फायदा होगा। लेकिन आज पीओके का हालत देखकर ये सब समझ रहे हैं कि क्या परिस्थिति है। कैसी बात कर रही हैं आप मोना आलम? मुझे हमेशा लगा था कि आप थोड़ा विजडम के साथ विवेक का इस्तेमाल करके बात करती हैं और इसीलिए अपने शोज में मैं आपको बुलाती थी। लेकिन आज अफसोस कि एक आतंकी के लिए आंसू बहाने के लिए पाकिस्तान की पत्रकार बोल रही है, तथाकथित पत्रकार संबित पात्रा जी। आपने नहीं बख्शी साहब। मोना जी, मैं जवाब देता हूं। एक बार जो तकरीर उसकी है वो भी सुन लीजिए मोना। एक सेकंड रुक जाइए सर। एक तकरीर भी हमने इसकी निकाली है, फिर देखते हैं कैसे इसको डिफेंड करती हैं आप मोना आलम। सुनिए क्या कह रहा है। मोहम्मद बिन कासिम अल्लाह पाक के दीन का और हिजबुल मुजाहिदीन का अदना सा सिपाही आज पहली बार इस ऑडियो क्लिप के जरिए आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। आप जैसे बुजुर्गों और मुखलिस साथियों के सामने बात करना सूरज को दिया दिखाने। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, हिजबुल मुजाहिदीन का मैं कमांडर के तौर पर आपको एड्रेस कर रहा हूं। आतंकी बनाता था ये लड़कों को वहां पर, और आप कह रही हैं इनके लिए आंसू बहाएं। आप बहाइए, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे ही आतंकियों पर आंसू बहाने की जरूरत है। हमने नहीं भेजे अंजना जी, हमने नहीं भेजा इन लोगों को। ये लोग खुद इतना ब्रेन वॉश्ड हो गए हैं आप लोगों की पॉलिसीज की वजह से। एक तो वो पहले ही इतना कुछ सफर कर रहे थे, आपने उनको हक खुदरादियत या सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट नहीं दिया। इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ, आतंकियों की घुसपैठ कराने वाला पाकिस्तान, ऐसा कुछ सुना है आपने अपने पत्रकारिता के जीवन में? आपने पुलवामा में भी यही क्लेम किया था कि हमने घुसपैठ जनरल बख्शी, आज तक उसका सबूत आपके पास नहीं है। आपने हंडवाड़ा हुआ, आपने फिर पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दी। जनरल बख्शी, ये तो कन्वीनियंट वे टू जनरल बख्शी। उसके बाद में आ रही है डॉक्टर पात्रा। जनरल बख्शी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। जनरल बख्शी, देखिए, ये जो बुरहान वानी का उत्तराधिकारी था, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, जिसने कई पुलिस वालों और उनकी फैमिलीज को मारा हुआ है, हमारे कई सोर्सेज का कत्ल किया हुआ है,
ये एक फैशनिस्ता के रूप में फेसबुक पे आता था और मोटिवेशनल और रिक्रूटमेंट वीडियोस चलाता था। OGWs का इसने बहुत भारी नेटवर्क बना रखा था, जिससे काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। और हमारी फोर्सेस के लिए एक बहुत शानदार कामयाबी है कि जिसे हम 4 सालों से ढूंढ रहे थे, आखिर वो हिंदुस्तान की गिरफ्त में आ ही गया और उसका खात्मा हो चुका है। मैं ये बदला भी है उन हमारे अफसर जैसे उस जवानों का जिनकी लाशें अभी हाल में ये टेररिस्टों ने हमारा खून गिराया है। ये लेकिन अंत नहीं है, ये मात्र ट्रेलर है। हम जानते हैं कि असली आतंकवादी पाकिस्तान की फौज है, जिन्होंने इनको हथियार दिए, असला दिया, ट्रेन किया और यहां भेजा गफलत कत्लो गारत करने के लिए। हमने उनको चेतावनी दी थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जब उरी में हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, 2-3 महीने शांति रही। फिर हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी, तकरीबन 1 साल शांति रही। अब पाकिस्तान की फौज को लगा कि हिंदुस्तान की सरकार अपने लोगों को कोरोना से बचाने में बिल्कुल वो जो है महरूम हो चुकी है, फंस चुकी है। और अगर हम इस वक्त को इस्तेमाल करें, फायदा उठाकर इन पे वार करें, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत भारी गलतफहमी है। भारत की फौज और भारत की सरकार आपको बख्शेगी नहीं। अगर आप हिंदुस्तानी नागरिकों का खून गिराएंगे तो हम अपने इलाके में तो जो कार्रवाई करनी है तो करनी है, वो करेंगे। लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, पाकिस्तान को सीमा के पार खमियाजा चुकाना पड़ेगा। कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए बढ़ाई जाएंगी। अगर वो बालाकोट की दर्द काफी नहीं, और दी जाएगी आपको, जहां तक आपको चाहिए, जहां तक आपको समझ नहीं आता कि आप हमारे अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। इट विल नॉट बी टॉलरेटेड। बहुत आसान रास्ता। 1 सेकंड तारिक पीरजादा साहब, मुझे पता है कि आप जी 1 सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए। आपके लिए खास एक वीडियो मैंने निकाला है, जरा ये वीडियो आपको सुनाते हैं, जहां पर आपके प्रधानमंत्री नेशनल टीवी पर बैठे थे और एक मौलाना साहब बता रहे थे कि हम कत्लो गारत करते हैं, इन सब पर हमें अल्लाह बचाए इस महामारी में। जरा ये हिस्सा सुनिए। मुझे लगता है इतना बड़ा नेशनल एडमिशन किसी ने नहीं किया होगा। बहुत बड़ी आफत है मेरे अल्लाह, तू दूर कर दे या अल्लाह, तेरी मिन्नत दूर कर दे या अल्लाह, तेरी मिन्नत दूर कर दे मेरे मौला दूर कर दे। अपने महबूब के सदके हमारी मुसीबत हटा दे या अल्लाह, वरना कुछ नहीं है, न दवा है, न अस्पताल है, न डॉक्टर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ तू है या अल्लाह। तो मामूली से बुखार से पूरा वीडियो सुनेंगे तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। इसी वीडियो में वो खुद ही वही शब्द कहते हैं जो आज जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं कि जो कत्लो गारत हम करने लगे हैं उसके लिए अल्लाह हमें बचा ले इस महामारी में। नेशनल एडमिशन तक कर चुके हैं अब तो आपके पीएम। वीडियो में क्या कहा गया है? अंजना, जरा वीडियो में क्या कहा गया वो मुझे बताइए। वीडियो में कहा गया है, मौलाना हाथ उठाकर दुआ मांग रहे हैं कि महामारी में भगवान हमें बचा लो। वो हालांकि वो महिलाएं क्या कपड़े पहन रही हैं नहीं पहन रही हैं ये सब भी बोलने लगते हैं, लेकिन एक हिस्से में वो ये कहते हैं कि जो कत्लो गारत हम करने लगे हैं उससे हमें माफ कर दो। ये मौलाना साहब कह रहे हैं और आपके पीएम साहब वहीं बैठकर सुनकर हाथ उठा रहे थे दुआ में। तो आपका क्या ख्याल है, वो किसका जिक्र कर रहे थे? यही जो कत्लो गारत आप फैला रहे हैं कश्मीर से लेकर पीओके हर जगह। कहां पर जरा बताइए सही ना अंजना। ये बच्चों वाला सवाल ना कीजिए, जरा अच्छा पुख्ता सवाल कीजिए, मैच्योर। क्या कौन कहां पे गड़बड़ फैला रहा है बताइए जरा। नहीं, आपके याददाश्त से सब कुछ निकल गया है या आप मेरे आवाज में सुनना चाहते हैं?
मैं आपकी आवाज में सुनना चाह रहा हूं। तो ध्यान ताकि से मैं सुनिए, जवाब तो दे सकूं। कश्मीर में जो एक के बाद एक आतंकी घुसपैठ आपका मुल्क कराता है, आपकी सेना कराती है, आपका आईएसआई कराता है, जो कश्मीर में लगातार जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के जरिए आप आतंकी संगठनों को चलाते हैं, आतंकवाद के पूरे ढांचे को पनपाते हैं ताकि आप अनरेस्ट करके कश्मीर में अपने फायदे उठा सके। उन्हीं पर मेरा सवाल है। अब सुनाई दे दिया तो जवाब दीजिए। जवाब तैयार है, जरा सुन लीजिए। पहले तो बख्शी जी को सलाम, और उनकी फौज, दहशतगर्द फौज को नुकसान पहुंच रहा है, मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन आखिरकार उनकी लाशें तो गिरनी है। बख्शी जी तैयार रहिएगा, मजीद लाशें गिरेंगी। एक दूसरी बात, लाशों का जवाब आपको सब लाशों से मिलेगा। तारिक पीरजादा, अपनी जबान संभाल कर बोलिए। ये भी आप याद रख लीजिए, लाशें गिरेंगी आपकी तरफ। बख्शी साहब की आवाज उठाइए। आपकी तरफ एक एक करके जितने कमांडर्स आपने पैदा किए हैं, ये सभी मारे जा रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का खात्मा करीब है कश्मीर में। बिट्टा साहब को दिखाइए, बिट्टा साहब को दिखाइए, उनकी आवाज नीचे कीजिए। बिट्टा साहब को दिखाइए, बिट्टा साहब। आपको समझ ही नहीं है। अरे पीरजादा साहब, बख्शी जी 2 दिन से आपको चैलेंज कर रहा हूं, 2 दिन से, कि आपको जवानों का बदला लिया जाएगा। बताओ मुझे, बताओ लिया या नहीं लिया? ठोक ठोक के मारा, जवाब दो मुझे। हमारा जवान जब घर से निकलता है, अपनी पत्नी को देखता, अपने पिता को देखता, अपने बच्चों को देखता है, अपनी माँ को देखता तो कह के निकलता है। तारिक पीरजादा की आवाज नीचे कीजिए। चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे रखा रखी है और आपको ठोक के आते हैं। ये आज का हिंदुस्तान है। अब जवाब दो, बदला लिया या नहीं लिया? कल चैनलों पे थे हम दोनों, बोलो, जवाब दो मुझे। बख्शी साहब को चैलेंज करने से पहले ला मेरे से बात कर। हमको हमारे भारत को धमकी देता है, हमारी फोर्स को गलत अल्फाज करते हो। दुनिया कोरोना से लड़ रही है, पाकिस्तान कोरोना से लड़ रहा है, और आप हिंदुस्तान के अंदर पीठ पे छुरा मारते हैं। आप लोग लड़के दिखाया, हमारे जवानों ने बदला लेके बताया आपको। जवाब दो, अब जवाब दीजिए, बदला लिया या नहीं लिया? जवाब दो। बातें करनी बड़ी आसान होती हैं। किसी मोहम्मद बिन कासिम, किसी अरे बदला लिया या नहीं लिया? पहले भी चर्चा हुई, आपने कहा क्या करोगे? 370 धारा, कैंसर की बीमारी 70 साल की, उखाड़ी या नहीं उखाड़ी? जो कहते हैं हम करके दिखाते हैं, हम तो आपकी तरह बोलते नहीं है। आप तो कायर हो, आप तो कायर हो, आपको तो लड़ाई लड़नी नहीं आती। अरे मर गए मोहल्ले वाले। हम मानवता की रक्षा के लिए हिंदुस्तान लड़ रहा है, पूरी दुनिया में दवाइयां पहुंचा रहा है, पूरी दुनिया में डॉक्टर भेज रहा है, हम आपसे भी दूर नहीं है, पर आप लोग पीठ पे छुरा मार रहे हैं। अरे बात सुनो, कितनी देर तक बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान? तारिक पीरजादा, स्काइप में ज्यादा आगे आ गए आप, फिर आगे आ गए ज्यादा, आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज बहुत कट रही है। संबित पात्रा जी, पीरजादा साहब से मुझे बात करना है, गुफ्तगू करने दीजिए मुझे। संबित पात्रा, पहले ये तारिक पीरजादा की आवाज कम करिए, मैं जरा पोल खोलता हूँ। देखिए, ये पीर कम और जिहादी ज्यादा है, और इसकी मैं पोल, इसके पास एक ही सूट है, पता है? जैसे ही आप लोग बुलाते हैं वो सूट पहन के आके स्काइप के आगे बैठता है। इसका एक बड़ा फेमस तस्वीर आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है। खाने को नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में, भीख मांग रहा था जाके कि अल्लाह के नाम पे 2 रोटी दे दो, अल्लाह के नाम पे 2 रोटी दे दो। अभी आके आज तक पे वही एक सूट पहन के बैठ गया है, और यहाँ इसकी हिम्मत देखो, ये जीडी बख्शी जी को धमका रहा है यहाँ पे। अरे बख्शी साहब, आप ब्लड प्रेशर मत हाई करो, इन भिखारियों के कारण ब्लड प्रेशर हाई मत करो, बहुत काम करना है। ये एक तारिक पीरजादा कोई आदमी है ये? और जहाँ तक हमारी बहन मोना जी का सवाल है, मोना जी आपसे तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, आप तो अच्छी व्यक्ति हैं। मोना जी देखिए, आपको अंजना जी समझना होगा मोना जी की दिक्कत क्या है। मोना जी है तो पत्रकार, मगर पत्र मोना जी का होता है और जो कलम होता है वो हाफिज सईद का है। मोना जी बेचारी क्या करेंगी अगर यहाँ पर नहीं समर्थन करेगी अन्याय का, तो वरना हाफिज सईद इनको जीने देगा क्या पाकिस्तान में? और मोना जी आप तो पत्रकार हैं, आप कह रही थी आप लोगों ने मजबूर कर दिया इन लोगों को बंदूक उठाने के लिए। आप कैसी पत्रकार हैं? अगर मजबूर किया होता तो कलम उठा लेते
अगर अन्याय हो रहा था तो कलम उठा लेते, बंदूक उठाना आप उसका एक्सक्यूज ढूंढ रही हैं। और मोना जी, मैं गर्व से एक बात बता दूं, यहाँ जीडी बख्शी साहब बैठे हैं, आज जो ये ऑपरेशन हुआ है ना, इस ऑपरेशन में एक भी कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है, अर्थात एक भी सिविलियन के ऊपर एक खरोंच भी नहीं आया है। और देखिए, हंदवाड़ा में हमारे 4 जवान शहीद हो गए, ऑफिसर और जवान शहीद हो गए, क्योंकि वहां पर अगर वहां पर ओपन फायर कर देती आर्मी तो कोलैटरल डैमेज होता, हम मर जाएंगे, मगर कश्मीर का एक भी आदमी मरने नहीं देंगे, एक भी आदमी कश्मीर का सिविलियन मरने नहीं देंगे मोना जी। और ये तारिक पीरजादा को मत बुलाया करो अंजना जी, ये भिखारी है, इसका वो सोशल मीडिया का फोटो दिखाओ जिसमें लुंगी पहन के भीख मांग रहा है, एक फटा बनियान है और लुंगी पहन के भीख मांग रहा है। मैं फोटो भेजूंगा अभी ट्विटर में, भेजूंगा इसका फोटो ट्विटर में भेजूंगा, इस पीरजादा का फोटो। यहाँ आके एक ही सूट पहन के हीरो बनता है। ए तारिक पीरजादा, तुम पीर कम और जिहादी ज्यादा हो, चुपचाप बैठो, हमारी आर्मी के बॉडी गिराओगे, इतनी हिम्मत तुम्हारी? पहले भीख मांगो जाके। फटा बनियान पहन के भीख मांग रहा था, तुम्हारी फोटो पूरी पाकिस्तान में चल रही है सोशल मीडिया में, और यहाँ एक ही सूट पहन के आके चिल्ला रहा है। बैठ जाओ, ज्यादा पास मत आना स्काइप के, बच्चे डर जाते हैं। एक सेकंड, गुरमीत सिंह साहब, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ, चूंकि आपने भी अपनी वहां पर सर्विसेज दी है, कश्मीर की परिस्थितियों को आप समझते हैं, क्या अब हम माने कि यहां से हिजबुल मुजाहिदीन के खात्मे की तरफ हम बढ़ सकते हैं? क्योंकि एक के बाद एक उसके जिन कमांडर्स के जरिए आतंक फैलाया जा रहा था, एक एक करके हम सबको मार रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला है। आज की जो सफलता है एक बहुत बड़ी सफलता है। जो एचएम का टेररिस्ट लीडर है, जो 8 साल से वहां पे सक्रिय था, 2012 से वो एक्टिव था, और ये वही कंटिन्यूएशन है जो बुरहान वानी और सब्जार भट्ट और जकीर मूसा उस ग्रुप का था। ये मई 2017 में ये लीडर बना था। आमतौर पर कश्मीर के अंदर में जो टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ है 1 साल, 2 साल, 3 होती है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा जिया है। ये हमारे हाथ से, मैं इस नाम को और इस टेररिस्ट को बहुत करीबी से जानता हूं, क्योंकि जब मैं कोर कमांडर था तब मैं इसके ऊपर में नजर रख रहा था, इस ग्रुप पे नजर रख रहा था। मुझे बहुत खुशी है कि आज इसको एलिमिनेट किया है। ये अपने आप को बहुत चालाक समझता था रिक्रूटमेंट में, रेडिकलाइजेशन में, और कोशिश करता था हर एक फ्यूनरल में जाकर वहां पे गन सलूट देने का। जो उसको आज जवाब मिला है, इससे अवश्य ही आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो एचएम ग्रुप है उसको एकदम अभी उसका जो हेड है उसको गिराया है। सिर्फ वो ही नहीं गिराया, आज 2 जगह ऑपरेशन हुए हैं, शारशाली में और बेगपुरा में। आज 4 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया है। और जहां ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान तो पूर्ण रूप से फेल हो गया है। कोई एक ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर पाकिस्तान फेल नहीं है, चाहे वो उनकी गवर्नेंस हो, डिप्लोमेटिक एरिया हो, इकोनॉमी हो, उनका पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई, टेररिस्ट ग्रुप, सबने मिलकर अपने देश को, पूरे विश्व को धोखा दिया है। कि किस जुबान से बात करते हैं, ये क्या पीरजादा बात करने की कोशिश कर रहे हैं? इनमें ये हिम्मत कि अपनी आवाज ऊंची करके बताएं, इनका देश समाप्त हो गया है। अभी उनका खेल पूर्ण रूप से खत्म है। आगे क्या क्या होगा ये इनको सोचना चाहिए, क्योंकि जिस रुख के ऊपर में भारत है अभी, जो हार्ड डिसीजन, जो रिजॉल्व, जो विल, जो इन्होंने देखा है बालाकोट में, जो देखा है इन्होंने फरवरी 27 को, और जो इन्होंने देखा है 5 अगस्त को, अभी जो अगला स्टेप होगा ना, ये सब भूल जाएंगे, ये बात करना भूल जाएंगे अपने बारे में। इनका खेल समाप्ति की तरफ में पूर्ण रूप से बढ़ गया है। और ये स्पेशली साउथ कश्मीर में जो एचएम ग्रुप है ये बहुत एक्टिव था। और मुझे बहुत खुशी है। बिल्कुल, भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। मोना आलम, आप समझ रही हैं, इस शो में ही बैठे हुए आपने देख लिया कि किस तरह की बात के साथ तारिक पीरजादा ने अपनी बात शुरू की। सवाल यह है कि एक मुल्क जिसका नाम है पाकिस्तान, वो पूरी तरह से एक्सट्रीमिस्ट वॉइसेस के गिरफ्त में है इस वक्त। अगर आप जैसे लोग भी आवाज बुलंद नहीं करेंगे कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, ये घुसपैठ रोकिए, ये आतंकवाद के ढांचे को खत्म कीजिए, तो कौन वहां पर बोलेगा?
देखिए अंजना जी, अब आप थोड़ा हौसला करें और मुझे सुने, ठीक है? आप एक तो प्रॉब्लम ये है कि जब सुनते ही नहीं है तो फिर आपको पता ही नहीं है कि सवाल आगे से करना क्या है, काउंटर क्वेश्चन क्या करना है। अभी तारिक पीरजादा साहब, मैं बड़ा प्यार से आप सबसे बात करती हूँ, मैं मे भी अग्री नहीं करती उनके लहजे से, लेकिन अभी जिस तरह से बात की है जी संबित पात्रा ने, दिस इज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो एक डॉक्टर है, किसी की पर्सनल बात करना कि आपने कपड़े कितने हैं आपके पास, आप बनियान पहनते हैं, ठीक है, मतलब डॉक्टर पात्रा जवाब होंगी। अब मोना बहन, प्यार का डेफिनेशन ही गलत है। तारिक पीरजादा की भाषा को प्यार कह रही हैं मोना जी। बहन मोना, आपका प्यार का डेफिनेशन गलत है बहन मोना। कैसे ना, आपने अभी कहा तारिक पीरजादा कितने प्यार से बात कर रहे थे, काहे का प्यार से बात कर रहे थे? वो बोल रहे थे आपके आर्मी के जवान मारे जाएंगे। अभी देखो क्या होता है, एक तो डरावने, ऊपर से ऐसी गंदी गंदी बातें। मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा हौसला करें। कहाँ प्यार से बात कर रहे थे? हाँ, आप थोड़ा सा हौसला करें। आप पानी हम आपको पिला देंगे बहन, आप हमारी पानी की चिंता मत करें। हिंदुस्तानियों की पानी की चिंता आप ना करें। अगर अभी टोटी बंद कर देंगे तो वहां पानी आना बंद हो जाएगा पाकिस्तान में, इतनी चिंता ना करो बहन। वैसे देखिए, आपका तो मैं बड़ा सम्मान करता हूं, आप एकमात्र पाकिस्तान में वैसे चेहरे हैं जो कुछ लॉजिकली बात करता है, इसलिए मोना जी आज कम से कम लॉजिकली बात करिए। ऐसे मत, आप ये मत कहें कि पीरजादा बड़े प्यारे इंसान है, ये मत कहें। मैंने आपसे क्या कहा है, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। यही आपकी शुरू से आदत है, यही बेसिकली आपकी स्टेट पॉलिसी भी है, आपकी गवर्नमेंट। इनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूं बताइए। ना आप सच पता करते हैं। अभी आप ये जो अंजना जी का शो है, ये आप जरा रिप्ले में देखिएगा, ठीक है? मैंने ये नहीं कहा था कि तारिक पीरजादा प्यार से बात कर रहे हैं, मैंने ये कहा मैं अंजना जी के शो को तो बाद में रिप्ले में देखिएगा, पहले पाकिस्तान की करतूतों को रिप्ले में देखिए। पाकिस्तान के करतूतों को जरा रिप्ले करके देखिए, पाकिस्तान कर क्या रहा है 70 सालों से। 70 सालों से खाली छुरा और खंजर भोंकने में लगा हुआ है पीठ में। 70 सालों से आतंकवादियों को भेजने में लगा हुआ है। 70 सालों से एलओसी पे किस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन कराए उसी में लगा हुआ है। 70 सालों से कश्मीर में अपना नापाक इरादा रखता है, यही पाकिस्तान का है। रिप्ले करके पाकिस्तान की हरकतों को देखिए आप। इम्पॉसिबल, उस जोन में इन्फिल्ट्रेशन इम्पॉसिबल है। क्या बातें कर रहे हैं आप? घुसपैठ का इल्जाम आप कब से लगाते आ रहे हैं? आपको अपनी पॉलिसीज पे ध्यान देना चाहिए। देखिए मोना बहन आपसे ना हो पाएगा। सुनिए, आपसे ना हो पाएगा मोना बहन, आपसे ना हो पाएगा। आपके पीछे तो हाफिज सईद खड़ा है, फिर भी आप झूठ नहीं बोल सकती है, मैं बता रहा हूँ। मोना बहन याद करो, आज से 1-1.5 साल पहले जब एयर स्ट्राइक हुआ था तो आप आई थी मेरे साथ डिबेट में। आप कही थी कोई एयर स्ट्राइक तो मुमकिन ही नहीं था, कौवा मरे हैं, 2 पेड़ गिरा है। बाद में पाकिस्तान के खुद राष्ट्रपति खड़े होकर, इमरान खान खुद खड़े होकर कह रहे थे हाय हमें मार डाला इंडिया वालों ने, हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया। आप तो बोल रही थी वो सारा कुछ झूठ था, आप तो एयर स्ट्राइक को झूठ बता रही थी ना। आप तो बोल रहे थे 2 कौवा मरे थे और 5-6 पेड़ गिरे थे। और उसके बाद इमरान खान के उस भाषण को दिखाइए, इमरान खान वर्ल्ड से कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे ऊपर बड़ा आक्रमण कर दिया, हमारे जवान, हमारे लोगों को मार दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया हमारे ऊपर, ऐसा ही कुछ कर देगी इंडिया। ये उन्होंने कभी नहीं कहा। ऐसे अरे भगवान, ये कुछ पढ़ के नहीं आती हैं अरे मोना जी, मैं ट्विटर, मोना जी ट्विटर पे हैं आप, मेरे ट्विटर के साथियों जरा मोना बहन को टैग कर देना। बिल्कुल, इमरान खान जब रो रहे थे छाती पीट पीट के टैग करो इनको जरा। बिट्टा साहब, दिक्कत ये हो गई है कि अब जो एक इक्का दुक्का आवाजें वहां पर ऐसी थी भी जो खुलकर बात कहती थी, वो सब उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गई है पाकिस्तान में, जहां पर अब वहां पर जीने के लिए आपको उसी आवाज में बोलना पड़ेगा, क्योंकि वहां का इस वक्त का जो लीडर है वो इतना कमजोर है वहां की सेना और आईएसआई के सामने कि इसी आतंकवाद के प्रोपेगेंडे के इर्द गिर्द इन सबको बोलना है। ये बिलबिलाती आवाजें इसीलिए दिख रही है, वरना मुझे कोई वजह दुनिया में नहीं दिखाई देती है कि एक हथियारबंद आतंकी को डिफेंड करे मोना आलम जैसी पत्रकार। बिट्टा साहब, पीरजादा जी को तो जवाब आज मिल गया, जो 2-3 दिन से मेरी बात हो रही थी, इनको जवाब मिल गया, गोली का जवाब गोली मिल गया। मैं मोना आलम जी को कहना चाहता हूं, आप रोज चर्चा करते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान, बात होनी चाहिए। क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के 5 साल पहले दुबई से पाकिस्तान नवाज शरीफ को मिलने आए थे या नहीं आए थे? हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा करेंगे। हमने विरोध किया था, बार बार कहते गए, आए थे या नहीं आए थे? शांति का संदेश लेके आए थे कि दोनों देशों में मानवता की रक्षा के लिए। आपने क्या किया? दीनानगर की घटना, बात सुनिए, पठानकोट की घटना, कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी, जवानों के ऊपर फायरिंग,
उसके बाद क्या हुआ, एक गोली चलती जवान अब 100 गोली का जवाब देता है। क्या जवाब दिया? 370 धारा कैंसर की बीमारी हटाई, ये किया। अब क्या करेंगे हम? सुन लीजिए मोना बहन जी, सुन लीजिए। अब ऑक्यूपाई कश्मीर जिसकी चर्चा नहीं थी, ये जो कोरोना के टाइम के पीठ पे छुरा मारा है, ऑक्यूपाई कश्मीर की वारी आ चुकी है। सुबह मैं और आप देखेंगे ऑक्यूपाई कश्मीर हिंदुस्तान का होगा। आज का हिंदुस्तान है जिसका प्रधानमंत्री ना बीजेपी ना कांग्रेस, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उसकी सुरक्षा अब सरकार से सवाल नहीं पूछती है ऑपरेशन करना है या नहीं करना है, जवाब गोली का गोली देती है। और आपको जवाब मिल चुका है, पीर जारा जी को जवाब मिल चुका है। आप क्या चाहते हैं? ऑक्यूपाई कश्मीर पे कब्जा करें? हम कर सकते हैं, हमारे में हिम्मत है। अब आप मजबूर करते हैं तो क्या करेगा नरेंद्र मोदी? वो चुप बैठने वाला नहीं है, वो प्यार भी जानता है और दूसरी भाषा का भी इस्तेमाल करना जानता है, याद रखिएगा। ठीक है। अरे आपके लिए खाने को तो रोटी नहीं, कोरोना से लोग मर रहे, भीख मांग रहे लोगों से, दवाइयाँ देने के लिए आपके पास सामान नहीं, दवाइयाँ हमसे मांग रहे। जनरल मोना बेटा, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोरोना के वक्त हमने सोचा था कि सारे दुनिया के लोग इकट्ठे होकर इस महामारी का सामना करेंगे, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री ने इसी के चलते एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी कि साउथ एशियन रीजन में हम एकजुट होकर रिस्पांस दें, एक दूसरे की मदद करें, एक जॉइंट फंड बनाएं। क्या हुआ? आपके प्रधानमंत्री इमरान खान साहब ने साफ शरीक होने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी तौहीन समझी कि जो साउथ एशिया, मैं कैन आई जस्ट फिनिश बेटा, जो साउथ एशिया के जो सारे मुल्क हैं, जो साउथ एशिया के सारे मुल्क हैं, उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनको काबिल नहीं समझा कि वो उनसे बात करें, अपने हेल्थ मिनिस्टर को बिठा दिया। चलिए, हमने सोचा हेल्थ मिनिस्टर के साथ ही हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि शायद अल्टीमेटली वही कोरोना को देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को फुर्सत नहीं है। लेकिन जब आपके हेल्थ मिनिस्टर बैठे, घूम फिर के कोरोना की बात हो रही है, घूम फिर पे वो कश्मीर का रेंट लेके घिसा पिटा रिकॉर्ड लेके वो आ गए। और उसके बाद हैरत की बात यह है कि फिर भी आप लोगों ने कहा कि आप हमको दवाई दीजिए। हमने कहा कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान की फौज से, हमें पाकिस्तान के लोगों से, आपसे कोई व्यक्तिगत, कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ बेटियां, आप एक बेटी, ठीक है। लेकिन क्या है, उसके बाद जहां हमने दवाइयां आपको भेजी, वहां से साहब हमारे यहाँ लाशें आपने गिरानी शुरू करी, यहाँ वहां फायर खोलना शुरू किया। तंग आके फिर हमको भी, मैं बता दूं पीरजादा साहब को, आपकी लीपा वैली में जरा पूछ लीजिए आपकी फौज के कितने मरे? 40 मरे, ठीक है साहब। आपको इतना शौक है लाशें गिनने का, सड़ी लाशें गिनने का, 40 आपके मरे हैं। वहां पे आपका एमिनेशन डंप फूटा है, आपका एक गन पोजीशन गया है, एक टेररिस्ट कैंप तबाह हुआ है, और ये तो ट्रेलर है। क्योंकि अगर आप बाज नहीं आएंगे, अगर आप एक काहिल इंसान बनेंगे जो कि ना खुद जिएंगे ना किसी को जीने देंगे, तो बताइए साहब और लोग क्या करें? आप चारा क्या छोड़ रहे हैं हमारे पास? इस सिवाय साहब आपको जंग का इतना शौक है तो चलिए आपका शौक पूरा कर ही दिया जाए। आपको लाशें गिनने का इतना शौक है, चलिए गिना ही दी जाए साहब, एक बार गिना ही दी जाए। आपको ये चाहते हैं आप, ये चाहते हैं आप। देखिए अंजना जी, अभी जीडी बख्शी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही। आप याद करिए, जब कोरोना अपने प्राथमिक चरण में था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्क की बैठक ली। तमाम सार्क के देशों ने प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता, उनके नेतृत्व और जिस प्रकार से उन्होंने सहायता देने की बात की, सबने उसकी प्रशंसा की। वहां पर भी पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए, इमरान खान नहीं आए, किसी को भेजा, और जिस प्रकार वहां भी कश्मीर, कोरोना में भी कश्मीर देखना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो क्षुद्र मेंटालिटी है, छोटी मेंटालिटी है, वो दिखाता है। दूसरी बात, इस पूरे कोरोना काल में एक फेक वीडियो पाकिस्तान के इमरान खान ने डाला। आप सोचिए, उनके राष्ट्राध्यक्ष एक फेक वीडियो डालते हैं, पूरे विश्व में उसकी गूंज उठती है कि उत्तर प्रदेश की ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो बांग्लादेश की है, तब उन्हें हटाना पड़ता है। उनका तो प्राइम मिनिस्टर ही ट्रोल प्राइम मिनिस्टर है। आप सोचिए जरा,
ये देश टेररिस्ट देश और उनके राष्ट्राध्यक्ष ट्रोल राष्ट्राध्यक्ष, इस देश का होगा क्या? आप देखिए इंडिया, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ में आज पूरा विश्व खड़ा है। अमेरिका से लेके ट्रंप साहब से लेके इटली से लेके स्पेन, मेक्सिको, सब लोग कह रहे हैं कि हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन मांगी और पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पहुंचाया। ये होता है फर्क, मेडिकेशन पहुंचाना और आतंकवाद पहुंचाना। ये फर्क होता है इंसानियत और हैवानियत में। राष्ट्रीय शर्मिंदगी की वजह बन गए हैं आपके देश के लिए। क्या मजबूरी है मोना आलम कि आप एक आतंकी को डिफेंड कर रही हैं? रोज अरब फैमिली से आप लोग गालियां खाते हैं, ट्विटर पे ये तारीफ हो रही है। क्यों आतंकी को डिफेंड कर रही है मोना आलम? अरे वो भी नहीं, अरे मोना जी वो भी आप ही की बनाई हुई ना मोना जी, वो अरब की जो फैमिलीज है ना, वो भी आप ही ने बनाया हुआ है। गलत ट्विटर हैंडल है, पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल है। क्या सोच रखा है? हम लोग सब रिसर्च करके आते हैं। हमें क्या सोच रखा है? इमरान खान सोच रखा है क्या? कुछ पता नहीं है, सब पढ़ के आए हैं। कौन से ट्विटर हैंडल है वो बता भी देंगे आपको। आप ही के ट्विटर हैंडल को आप सब ने सजा धजा के अरब का बना रखा है और उसी से अटैक करते रहते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को तमाम अरब के देशों ने सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिए, चाहे वो यूएई हो, चाहे जितने भी अरब कंट्रीज हो, सबने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा। इससे पाकिस्तान को जलन हुई। पाकिस्तान अपने ही घर में ट्विटर हैंडल निर्मित करके भारत को बदनाम और अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया था। प्रधानमंत्री ने भी किया था। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि पूरी दुनिया महामारी से लड़ रही है, कोरोना की दवाई वैक्सीन बना रही है, और एक मुल्क है जो आतंकवाद फैला रहा है, फेक न्यूज फैला रहा है, प्रोपेगेंडा बढ़ा रहा है। बड़े हंस रहे थे आप तारिक पीरज़ादा। उम्मीद करते हैं कि आप इस हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की मौत का वीडियो देख रहे हो। शायद थोड़ी सी आंखें खुली, आपकी खुलेंगी, आपके मुल्क के खुलेंगी, तभी आप लोगों की जान बचेगी। रियाज से शुरू, नापाक पर खत्म। जी हां, रियाज नाइकू की मौत के साथ हिजबुल मुजाहिदीन का एक खूंखार कमांडर मारा गया है, लेकिन अब कदम बढ़ेंगे कश्मीर को आतंकवाद फ्री करने की तरफ, हिजबुल मुजाहिदीन के खात्मे की तरफ। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक।